हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम अक्सर बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स मूवीज देखते हैं जिनको देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशंस आती हैं, जैसे कि दंगल, चक दे इंडिया, चंदो चैंपियन, मैरी कॉम। लेकिन इन सब स्टोरीज के पीछे एक बहुत कॉमन चीज हमें हर मूवी के प्लॉट में देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं इस देश में स्पोर्ट्स की पॉलिसीज को लेकर उतना बेटर स्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए। हम कई बार चाइना से खुद को कंपेयर करते हैं कि चाइना की आबादी भी हमारे बराबर है और उनके मेडल की जब टैली देखी जाती है ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, तो हम कहीं दूर दूर तक नहीं होते। पॉपुलेशन में पास पास है लेकिन मेडल टैली में हम बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं। आज उस बात को एड्रेस करेंगे कि भारत सरकार ने इसे ठीक करने के लिए क्या फॉर्मुलेशन की है। जी हां, हम बात आप जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। इसे आज कवर करने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है, इस टॉपिक को हम आज क्यों कवर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज कि भारत 2030 के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम है उसके लिए पिच किया है उसने, और मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द नवंबर ग्लास्को में होने वाली जो मीटिंग है उसमें ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ओकेशन है वो भारत में करवाया जा सकता है। इट कैन हैपन। अहमदाबाद इज द सिटी जहां पर ये होगा। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बताऊंगा आपको कि क्या रहा है, लास्ट तक जुड़े रहिए। बहुत क्रिस्प में, बहुत शॉर्ट में पूरी न्यूज कवर हो जाएगी और आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा कि आप इसे फ्लो चार्ट फॉर्मेट में कम शब्दों में पूरी इंफॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज बनी जहां पर भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स के लिए बिड किया है और जिस सिटी को इसने होस्ट करना है, तो सिटी में ये होस्ट किया जाएगा, ये अहमदाबाद होगा। इस बात की एक इंपॉर्टेंस और भी है, इस 2030 के कॉमनवेल्थ में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1930 में पहली बार हुआ था और जो ये इवेंट होगा इट विल मार्क द 100th ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ। कुछ दिन पहले हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने भारत के सबसे एडवांस, सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही, और इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ऐसा माना जा रहा है कि बिड किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और यहीं से एक और न्यूज चल रही है कि भारत 2036 के ओलंपिक्स के लिए भी बिड करने की कगार पर है। लेकिन उससे पहले इस बिल के बारे में बात करते हैं कि यह बिल बनाया क्यों गया है, इसकी क्या जरूरत है, उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं और पीछे क्या नेगेटिव्स है, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूज का के अंदर की न्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा कि द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल रिसीव्स प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने बिल को हां कर दी है। लैंडमार्क रिफॉर्म्स इन द इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में स्पोर्ट्स के प्रशासनिक ढांचे को लेकर ही तो प्रॉब्लम है। हमने चक दे इंडिया में देखा हॉकी एसोसिएशन में प्रॉब्लम, हमने दंगल में देखा रेसलिंग एसोसिएशन में प्रॉब्लम्स, हमने मैरी कॉम में देखा कि बॉक्सिंग एसोसिएशंस में प्रॉब्लम। मेनली एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं जिसे इसे यहां पर एड्रेस किया गया है। एम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस, हम जिस मामले में पिछड़े हुए हैं उसी को सामने लाया जाएगा। सबसे पहले हमारी ट्रांसपेरेंसी बहुत खराब है, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है हमारी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जैसे भारत में ओलंपिक्स नहीं आते, मेडल नहीं आते, कॉमनवेल्थ में हमारा प्रदर्शन ठीक ठीक सही रहता है, कारण क्या है यार, अकाउंटेबिलिटी किसको ठहराए, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स को रिस्पॉन्सिबल समझाया जाए, हमारे जो एसोसिएशन उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, कौन जिम्मेदारी लेता है इस देश में, उसके ऊपर बात होगी। अभी ओवरव्यू देखते हैं क्लास। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे जाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स रेगुलेशन हमारे स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, एंट्री नंबर 33 है हमारे शेड्यूल 7 के अंदर। कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज देश में चल रही हैं जिसके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो कि एनएसपी 1984 में पहली बार बनाई गई थी, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार रही, जिसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चेंज करने की कोशिश की, उसे थोड़ा सा रिवाइज किया गया था। उसके बाद स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स मैंडेटरी शेयरिंग विद द प्रसार भारती एक्ट 2007। आप आमतौर पर देखते हैं कि ओलंपिक्स जब होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, क्रिकेट मैचेस से आपको पता होगा कि डीडी 1 पर मैच का लाइव टेलीकास्ट आ जाता है। ये एक लॉ है जिसके तहत ये काम किया जाता है कि मैच चाहे स्टार स्पोर्ट्स पर आ रहा हो लेकिन उसका टेलीकास्ट डीडी प्रसार भारती पर भी आना जरूरी है। कैबिनेट अप्रूव्स एनएसपी 2025 रिप्लेसिंग एनएसपी 2001। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी बनाई गई है ये 2001 की पॉलिसी को ही रिप्लेस करेगी। तो रिवाइज नहीं कर रही है क्लास, ध्यान से समझना है, रिप्लेस कर रही है इसको, ठीक है।
क्या रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट, इसके कोर पिलर्स क्या हैं, ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है? सबसे पहले ग्लोबल एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया भी स्पोर्ट्स में ग्लोबल लेवल पर जाके खड़ा हो जाए। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट ऑलरेडी भारत को आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लोबल नक्शे पर लेकर जा चुकी है। जब यूएसए में इस बार क्रिकेट होस्ट किया गया, पिछले साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, तो उसमें कुछ बड़े चेहरे थे जो वहां पर आइकॉन के तौर पर देखे गए, जैसे कि विराट कोहली। तो ये आपको बता रहा है कि वो स्पोर्ट्स की रीच कितनी हो चुकी है, क्योंकि आपके कुछ ग्लोबल आइकन्स वहां तक पहुंच चुके हैं। तो आपके स्पोर्ट्स को ग्लोबलाइज करना जरूरी है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, बहुत पैसा कमा के देता है स्पोर्ट्स। अगर आप कभी जो हमारी इंग्लिश प्रीमियर लीग्स होती हैं, बंडस लीगा होती है, आपके आईपीएल होता है, आप देखिए कितना पैसा जनरेट करते हैं। एक आईपीएल का मैच 115 मिलियन का हो जाता है क्लास, विद एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट, इट कैन जनरेट मनी। सोशल डेवलपमेंट भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्पोर्ट्स ही है जो रंग भेद, नस्ल भेद, जात पात, धर्म सबको दूर कर देता है। तो ये एक सोशल डेवलपमेंट का भी बहुत बेहतरीन टूल हो सकता है। स्पोर्ट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट, लोगों की जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ाना पड़ेगा। लोग इस बात को टेक्निकली और एक्चुअली सीरियस लें कि हाउ स्पोर्ट्स कैन एनहेंस देयर लाइफ। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका स्पोर्ट्स के साथ आता है। इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स विद एजुकेशन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ स्पष्ट कहा गया था कि स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ने वाले किताबें कीड़े निकालने हैं या हमने सिर्फ स्मार्ट ब्रेन्स निकालने हैं, हमने एक्टिव ब्रेन्स निकालने हैं। स्पोर्ट्स आपको एक्टिव करता है, आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको किसी चीज को लेकर रेगुलर बनाता है, आपको फिजिकली फिट रखता है, आपके डोपामाइन्स को रिलीज करता है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज करता है। थके हो तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेस ही नहीं होगा ना यार, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड रिबर्स द गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, भारत में गवर्नेंस और जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा जिसके थ्रू द स्पोर्ट्स वर्क्स, उसे भी दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसे ढंग से रीएस्टैब्लिश करने की यहां पर बात हुई। तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर रहेंगे जिसके ऊपर आपको इस बार की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 देखने को मिलेगी। ऑलरेडी भारत में कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बीसीसीआई एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज। लेकिन इनके बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास, वो कोऑर्डिनेशन है। आपस में एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता यार, जिससे हम लोग कहें कि अच्छा एक स्पोर्ट्स लिफ्ट हुआ तो दूसरा भी अपलिफ्ट हो जाए ना। ऐसा क्यों है मेरे देश में कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही बात होती है, एथलीट्स के बारे में इतना, एथलेटिक्स में हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, हॉकी हम कभी कभी ठीक खेलते हैं, कभी कभी थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। पिछले कुछ समय में गेम्स उभर कर आई हैं भारत में, स्पोर्ट्स उभर कर आया है। जैसे डी गुकेश की अगर हम बात करते हैं तो भारत दुनिया के सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन बन रहे हैं यार, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जी ने कमाल धमाल कर दिया। लेकिन बात है कि यार ये लोग सिर्फ 1 या 2 हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है इसमें? उसे ठीक करने के लिए मैकेनिज्म या इनका कोऑर्डिनेशन का बेहतर होना यहां पर जरूरी दिखाई देता है। अभी सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आएगा वो आपको क्या दिखाई देगा? नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज जो हैं वो बनाई जाएंगी, एनएसबी बनाया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी एंड द नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर ईच डेजिग्नेटेड स्पोर्ट। जो भी स्पोर्ट्स डेजिग्नेट किए गए उनकी नेशनल ओलंपिक कमेटी भी बनेगी, उनकी आपके पास नेशनल पैरा ओलंपिक, पिछली बार पैरा ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन था यार अपना 2024 पेरिस में। फिर आपको दिखेगा कि नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन जो है वो ढंग से किया जाएगा, ताकि वी शुड बी वेरी श्योर अबाउट इट। हमें इसको ये नहीं कह सकते ना कि अच्छा एक लेवल पर काम हुआ दूसरे पर नहीं हुआ। स्टेप्स बाय स्टेप पूरी हायरार्की को मेंटेन करना यार बहुत जरूरी काम होता है स्पोर्ट्स में, ठीक है। कई बार एक डायलॉग मेरे देश में मारा जाता है और मेरे दिल को चुभता है वो डायलॉग, शायद आपको भी कभी चुभे आप जब इसको पढ़ेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि यार इंसान जब सिस्टम किसी से लड़ता है ना तो एक स्पोर्ट्स पर्सन बनता है। हमारे देश में उल्टा है, हमारे देश में स्पोर्ट्स पर्सन सिस्टम से लड़कर स्पोर्ट्स पर्सन बनता है। तो यार हमें वो नहीं चाहिए, उसे ठीक करने के लिए ये मैकेनिज्म का होना जरूरी है। एफिलिएशन विद इंटरनेशनल बॉडीज, अभी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जाएंगे। आप ये मत समझो कि फुटबॉल का स्टैंडर्ड इंडिया के अकॉर्डिंग होगा यार, इंटरनेशनल लेवल पर देखो क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि कंपीट तो उधर ही करना है ना अपने को। हम मोहल्ले में मैच जीत गए तो क्या जीता है ना, इंटरनेशनल लेवल पर। गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल चार्टर्स एंड स्टेटस, बहुत जरूरी काम है क्लास। आपको पूरे के पूरे नियमावली जो कानून है आपका
जो वहां के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चलाना चाहिए। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जब तक नहीं मेंटेन होंगे यार, तब तक कहां कंपीट करने लायक होंगे। मैंडेटेड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एफिलेशंस, हर लेवल पे एफिलेशंस जो है वो होंगी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई जाएगी क्लास, जिसे नाम दिया गया नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, एनएसबी। ग्रांट्स रिकॉग्नाइज टू द नेशनल एंड रिकॉग्नाइज रीजनल स्पोर्ट्स बॉडीज। ग्रांट्स दोनों तरीके की आएंगी क्लास, नेशनल लेवल पर भी आएंगे जब आप नेशनल लेवल पर पहुंच जाएंगे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हो, आप स्टेट खेलते हो, जोनल खेलते हो, देन यू विल रीच टू नेशनल लेवल्स। तो नीचे वाले लेवल पे ग्रांट्स नहीं दिखती है, हमें फंडिंग नहीं दिखती है, तो उस फंडिंग को हम लोग टैकल करेंगे, बेटर करेंगे। ओनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज रिसीव सेंट्रल फंडिंग। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड हैं सिर्फ वही फंड लेंगी। कई बार ऐसा भी होता है क्लास, लोग ना प्राइवेट फंडिंग से भी आगे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति किसी चैनलाइज सिस्टम से ही आएगा, कई लोग अपने आप में महारत रखते हैं, लेकिन उस केस में अगर फंडिंग नहीं आएगी ना यार, थोड़ा सा ट्रबल्ड है मामला। मस्ट अडॉप्ट अ कोड ऑफ एथिक्स, इसके बिना तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, आपको डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। Recognized organizations are public authorities under RTI एक्ट। जितनी भी अथॉरिटीज बनेंगी वो आरटीआई के अंदर रहेंगी। हालांकि आरटीआई को हमारे देश में थोड़ा सा कोविड हो गया है, आप समझ ही रहे होंगे, तो शायद जल्दी ठीक हो जाए, मुझे पूरी उम्मीद है। मेंबर्स अपॉइंटेड वाया सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, भैया ढूंढ के निकाले जाएंगे। जैसे आपने MS धोनी की मूवी में देखा होगा, टैलेंट सर्च एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्ट किया गया था। पूरे देश भर के जो रीजनल क्रिकेटर्स उनको उठाया गया कि देखो कौन बेहतरीन खेलता है। जरूरी थोड़ी है कि क्रिकेटर सिर्फ हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली से ही आएगा, कलकत्ता से आएगा, झारखंड से भी आ सकता है, रांची से भी आ सकता है, तुम्हारे मेरे गांव से भी आ सकता है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, ये मेरा फेवरेट है भाई साहब। आपने कुछ समय पहले भारत में ओलंपियंस को देखा था जो कि धरने पर बैठे हुए थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। रेसलर्स बैठे हुए थे, हमारे देश के ओलंपियंस बैठे हुए थे यार। ये बहुत दुखद था उस समय कि यार जो इंसान देश के लिए इतना बेहतरीन काम करता है, हमारे सिर को ऊंचा करता है, हम लोग गर्व से कह पाते हैं यार मनु भाकर हमारी हैं, साक्षी मलिक जी हमारी हैं, योगेश्वर दत्त जी हमारे हैं, यार वो बेचारे अगर धूल मिट्टी खाए ना यार सड़कों पर बैठकर, तो दुखद होता है यार। सुनवाई करनी जरूरी है। ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो स्पोर्ट्स मामलों की सुनवाई करेंगे, और इस ट्रिब्यूनल के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रहेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जहां पे आपको दिखेगा कि स्पीडी एंड इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशंस जो हैं वो इसके अंदर दिए जाएंगे, और सारे के इंटरनेशनल बॉडीज और इंटरनल डिस्प्यूट्स जो हैं वो इस सारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इलेक्शंस जो हैं इन कमेटीज के होंगे। जैसे कि आप लोग एक बात जानते होंगे कि जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है उसमें पॉलिटिशियंस का लेना देना नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियंस उसमें ना कंपीट करें, तो इस बात को भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्टोरल रोल्स जो इसके अंदर बनाए जाएंगे पैनल्स के, कि कौन कौन वोटिंग का अधिकार रखेंगे, कौन कौन कंपीट करेंगे, उसको भी प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे चाचे का बेटा, मेरे फूफड़ का बेटा, घर परिवार वाले ही रेसलिंग सब संभाल रहे हो और सारे मिलकर बेड़ा गर्क कर रहे हो, तो मुझे वो नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए इनफैक्ट। तो आपको देखिएगा नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स टू ओवरसी द इलेक्शन, नेशनल लेवल की बॉडी बनाई जाएगी जो पूरे इलेक्शन को सुपरवाइज करेगी। एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज। देश के इलेक्शन में तो फ्री और फेयर थोड़ा थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं आजकल, बट स्पोर्ट्स में आ जाए तो बड़ी अच्छा होगा। मैं चाहता हूं देश में भी आए, हम खाली लार्जेस्ट रह गए, डेमोक्रेसी थोड़ी घूमने गई है। एनएसएफ मस्ट फॉर्म देयर ओन इलेक्टोरल पैनल्स फॉर द एफिलेशंस। तो आपको दिखेगा कि जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स के लिए जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए अपने इलेक्टोरल पैनल्स जो है एफिडेविट में आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पावर्स अपने पास रखी हैं क्लास, जैसे कि मे एग्जम्प्ट बॉडीज फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ मामलों में आपको दिखेगा कि जो नियम कानून हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, एग्जम्प्ट किया जा सकता है। एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्रमोटिंग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, ठीक है। आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्ट्स जो भी ज्यादा प्रमोशन में नहीं आ पाते हैं या जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या भारत में अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं, उन्हें और बेहतर से इवॉल्व किया जा सके, ठीक है। चलिए जी, तो जरूरत क्या थी, क्वेश्चन यही घूम फिर कर आता है कि यार इनको जरूरत क्या थी लाने की, जिसको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सबसे पहली बात यार यूनिफॉर्म रेगुलेशंस नहीं है और गवर्नमेंट बड़ी फ्रेगमेंटेड है, सब स्टेट से आते हैं। चक दे इंडिया का डायलॉग था, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से है, कोई तमिलनाडु से, कोई नागालैंड से, इंडिया से कोई नहीं है यार। समझो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म रेगुलेशंस का होना जरूरी है। 2013 का नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल बना था, ढंग से इनेक्ट नहीं हुआ है यार वो, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको दिखेगा, जैसे फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया था इलेक्शंस को लेकर, बहुत बड़ी न्यूज थी कुछ समय पहले की।
ओवरलैपिंग रूल्स, आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ओलंपिक की जो एसोसिएशन हैं, पैरामिलिट्री ओलंपिक एसोसिएशन, आपस में मिंगल मिंगल होते रहते हैं यार, ठीक है, लांग खींचते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, लेस देन 40% यूज्ड इन 2022 2023। भाई फंड ही नहीं यूज हो रहा है, जा कहा ना पहले नहीं पता लग रहा। तो फंड्स का यार यूटिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिसीज की वीक इंप्लीमेंटेशन भारत में कई सारे सेक्टर्स को यार अफेक्ट करती है। 2036 में भारत ओलंपिक करवाने के पूरे पूरे मूड में है, और अगर मैं सही सोच पा रहा हूं तो अहमदाबाद विल बी द सिटी इफ द बीजेपी विल रिमेन इनटू द पावर। सो आई थिंक सो जिस लेवल पे अहमदाबाद सिटी को डेवलप किया जा रहा है, अहमदाबाद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है, वहां पे जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज, इंडोर आउटडोर गेम्स, उनके प्रैक्टिसेस के लिए जो पूरा का पूरा तामझाम पूरा सेट किया गया है, वो बेसिकली आपको दिखाई देगा कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है भारत के लिए। कॉमनवेल्थ इसका एक समझ लीजिए प्रीलिम्स है, मेंस जो होगा वो ओलंपिक्स हो सकता है 2036 का। हालांकि बहुत ब्राइट चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि भारत को 2036 का ओलंपिक्स मिल सकता है, बट गॉड नोस, ठीक है, कई बार कंट्रीज बैकआउट कर जाती हैं। एंड अगर 2030 का कॉमनवेल्थ हम बहुत बढ़िया करवा पाए, 2010 के बाद अब हम 20 साल बाद कॉमनवेल्थ करवा रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आई कैन से हो जाए। मैं तो चाहता हूँ मेरा देश तरक्की करे, नक्शे पर जाए, हम भी कभी कहें कि हमने ओलंपिक्स को होस्ट करवाया, तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर अस। कंक्लूजन की बात करते हैं तो माइलस्टोन फॉर प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एथलिक सेंट्रिक गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक एथलिक सेंट्रिक गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ बनेगी जो एथलीट्स को लेकर काम करेगी, उनके बेहतरी को लेकर काम करेगी। स्ट्रेंथन एथिकल प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटेबिलिटी, सरकारें और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एथिकल हो, अकाउंटेबिलिटी रखे कि अगर कुछ गलत भी हुआ है तो यार जिम्मेदारी उठाओ। पेव द वे फॉर सस्टेनेबल स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एंड द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर ऐसा होता है तो एक लंबे समय की एक पहल शुरू हो सकती है जहां पे हम बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्संस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाएगा जहां पे एक के बाद एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन निकलकर सामने आएंगे। सो दिस वाज द न्यूज फॉर अस पीपल, ठीक है, जहां पे हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को डिस्कस किया है। एंड मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जस्ट एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।